मशहूर भारतीय सनतकार रतन टाटा इंतकाल कर गए। मारूफ भारतीय सनतकार और कारोबारी शख्सियत रतन टाटा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कहा कि ये हम जरा रतन टाटा के ऊपर बात कर लें और बहुत ही कमाल की ग्रेसफुल की पर्सनालिटी इनकी, और क्या उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या काम कर छोड़े हैं, और अमेजिंग जो है वो इंडियन जो है, आप जानते हैं बिजनेस कम्युनिटी के टाटा, उनका रतन टाटा भाई, उनकी चल रही है जो बहुत बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपने कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं हमेशा। और सर हमारे यहाँ बहुत बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन हम ऐसा कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देते जो ये कहा जाए कि मुल्क की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। पद्म विभूषण रतन टाटा अब नहीं रहे और उनके निधन के बाद से एक शोक की लहर है। सबने दुख व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। रतन टाटा ने कमाल, जहानत और महारत और फितानत के साथ, निहायत इफ्तिखार के साथ अपने जूतों की नोक पे रख लिया। जाहिर है ऐसा करने में रतन टाटा साहब जो है वो हक बजानिब भी थे। सबसे पहले तो इस आदमी की जितनी मिदहत, जितनी सताइश होनी चाहिए ना, मैं समझता हूं वो पूरी दुनिया में, और वाकई है। ग्रुप का नाम तो आपने सुना होगा। ये इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और ये सुई से लेकर गाड़ियों से लेकर हवाई जहाजों तक ये तमाम का तमाम बिजनेस जो इंडिया में हो रहा है, ये उसमें किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुलविस हैं। इंडिया की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाटा ग्रुप, जो इंडिया की फर्स्ट कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी है, उसने पाकिस्तान के फुली जीडीपी को क्रॉस कर दिया है। इंडिया की कंपनी टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 365 बिलियन करोड़ और पाकिस्तान की फुली जीडीपी है 341 बिलियन करोड़। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कल रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा का इलाज चल रहा था। मैंने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा हमारे जो टाटा फैमिली को और पारसीज को मैंने पढ़ा है। ये ना सिर्फ टाटा क्योंकि पारसी, ये अपनी आमदन का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज पे डोनेट करते हैं। ये उनका हिस्सा है मजहब का। मजहब का तो हमारा भी हिस्सा है, ज़कात देना हमारा भी हिस्सा है, हमारे मजहब का भी हिस्सा है। लेकिन हमारे मजहब में तो आपको पता ही है कि हमारे मजहब में तो नफरत और मारना भी तो मना है, लेकिन हम उस पर जिहाद कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। ये दुनिया के अंदर मेरे ख्याल है ये भी एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हम अपने मजहब को अपने फायदे के लिए उसको पॉलिटिसाइज करके कारोबार बना लेते हैं। लेकिन पारसी अभी इस चीज से बचे हुए हैं कि नंबर बहुत थोड़े हैं। बहुत क्लोज निटेड कम्युनिटी है। मेरा ख्याल अभी तक उन्होंने मजहब के अंदर कारोबार को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो इंडिया की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाटा ग्रुप, जो इंडिया की फर्स्ट कॉन्ग्लोमरेट बन चुकी है, उसने पाकिस्तान के फुली जीडीपी को क्रॉस कर दिया है। इंडिया की कंपनी टाटा ग्रुप्स ऑफ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 365 बिलियन करोड़ और पाकिस्तान की फुली जीडीपी है 341 बिलियन करोड़ अकॉर्डिंग टू IMF। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वो भी टाटा कंपनी क्रॉस करने ही वाली है। टाटा कंपनी जिसकी 25 कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और बाकी भी लिस्टेड होने को तैयार है। इंडिया की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टाटा कंपनीज, उसने पाकिस्तान के जीडीपी को क्रॉस कर दिया। उसकी इनकम है 365 बिलियन डॉलर्स और पाकिस्तान की फुली जीडीपी है 348 बिलियन डॉलर। तो क्या कहेंगे इस बारे में? असल में ना हमारा मोस्टली जो कैपिटल है ना, मैंने बेसिकली MA इकोनॉमिक्स किया हुआ है। अच्छा, इकोनॉमिकली जो है ना वो हम अपने मुल्क को अप नहीं कर सकते जब तक इसमें स्टेबिलिटी नहीं आती। सही। वी हैव अ लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्या मतलब हम कितना लो जा रहे हैं कि हमारी पूरी कंट्री एक तरफ है और उनकी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हमसे आगे है। तो इस बारे में कौन सी पॉलिसीज पे काम करना चाहिए? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि बी पाकिस्तानी एंड बाई पाकिस्तानी। हमें ना ब्रांड पहनने का शौक हो गया। सही। हर बच्चे को हमें गाड़ी चाहिए तो ब्रांडेड चाहिए, शूज चाहिए ब्रांडेड चाहिए, भाई बी पाकिस्तानी एंड बाई पाकिस्तानी। अगर आप अपनी कंपनियों को डेवलप करना चाहते हैं तो उन्हें उनसे चीजें खरीदे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें जो बाहर से ज़र मुबादला जाया होता है हमारा, वो बच जाएगा। मतलब तो मुल्क का पैसा मुल्क में ही रहे। मुल्क में रहे। लेकिन दुख के साथ है कि इस वक्त जितने भी अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, लूटना उनकी पहली प्रायोरिटी है, फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क उनकी प्रायोरिटी नहीं। दूसरा एक सबसे बड़ा जो मुझे दुख है
मेजॉरिटी ऑफ मेरे कंट्रीमैन जो है वो मौत पे यकीन नहीं रखते। बार बार उनको लोगों ने कहा है, कई दफा कहा जाता है, उनको बताया जाए कि कफन की जेबें नहीं है, कफन की जेबें नहीं। लेकिन ये कि उनको लूट मार से इतनी मोहब्बत है, डॉक्टर खाने बंद कर देंगे लेकिन फिर भी लूट मार से बाज नहीं आएंगे। कैंसर होगा, जाके कीमोथेरेपी लंदन से करा के आ जाएंगे, फिर भी लूट मार से बाज नहीं आएंगे। पता नहीं क्या बात है। इस एक पता नहीं हमारे डीएनए में या ब्लड में कोई प्रॉब्लम आ चुका है कि हमें कोई शौक ही नहीं है लेगेसी के बारे में, कि हम अगर मर जाएंगे तो लोग हमें किस तरह याद करेंगे। पता नहीं किस ये पैशन इनको कौन सिखाएगा। कोई किताबें आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, पता नहीं फिर क्या सीख के जाते हैं। मैंने तो आपको बताया था कि 400 साल पुराने इंस्टीट्यूशंस में से पढ़ के जाते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग ही कर रहे हैं, और क्या करना है, वो कुछ भी नहीं कर रही है। पाकिस्तान के पता नहीं क्यों इनको ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि जाके अपने कंट्री को सर्व करो। सर्व करना तो इट्स नॉट पार्ट ऑफ इट। हमारे पूरे इस सिलसिले में किसी भी हमारी एक्टिविटी के अंदर आपने देखा कोई सर्व कर रहा है? असल में रीजन ये है कि इंडिया में ना एक सिस्टम चल रहा है, वहाँ उनके इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं और डेमोक्रेसी भी है, इलेक्शंस भी होते हैं। उनके सिस्टम में ना कभी कोई ब्रेक नहीं आया। 1947 से लेकर टिल टुडे, आज़ाद तो हम एक ही दिन हुए थे, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमारी जो है ना ट्रेन कभी पटड़ी पे कंटिन्यूसली चढ़ी नहीं है। कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 47 से लेकर 58 तक हमने कोई 5-6 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज किए। उसके बाद मार्शल लॉ लग गया 58 में, फिर 69 तक वो रहा, 69 में फिर याहिया खान आ गया, फिर 71 तक रहा। तो फिर उससे भुट्टो के बाद फिर जिया आ गया, फिर बेनजीर नवाज शरीफ 88 से लेकर 99 तक। यानी आई मीन टू से कि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, जब तक पॉलिसीज में स्टेबिलिटी नहीं होगी, गवर्नमेंट स्टेबल्स नहीं होंगी, उनकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं होगी, उस वक्त तक ना मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम तो जो है ना हर रोज नया तजुर्बा कर लेते हैं। कभी मार्शल लॉ आ जाता है, कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है उसमें लेग पुलिंग होती है और वो स्टेबल कोई नहीं होती। और आप ये देख लें कि मोर देन 70 ईयर्स में हमारा कोई एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने 5 ईयर्स टेन्योर पूरा किया हो। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार भाई सभी को। वही जैसा आपने न्यूज में देख लिया होगा, रतन टाटा जी नहीं रहे हैं भाई। भारत ने एक अनमोल रतन खो दिया है रतन टाटा जी के रूप में। इसको लेके भाई इंडिया में तो शौक है ही, उसके साथ साथ भाई पूरी दुनिया में शौक है, क्योंकि इंसान ही इतने अच्छे थे भाई। ह्यूमैनिटी के लिए इतना काम किया उन्होंने कि बस पूछो मत। उन्होंने इतना चैरिटी किया है कि भाई दुनिया मिलके भी नहीं कर पाई जितना रतन टाटा ने अकेले ने चैरिटी किया है। तो भाई सबको लेके भाई इंडिया में तो शौक है ही, उधर पाकिस्तान के लोग भी भाई इस इंसान के लिए तो बनता भी है भाई, वहां से भी कंडोलेंस आना और कर रहे हैं। बाकी भाइयों चलो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भगवान